हेलो बच्चों, वेलकम टू क्रास एडुकेयर। बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो केमिकल बॉन्डिंग कोई भी एटम किसी दूसरे एटम से जुड़ना क्यों चाहता है, उसके पीछे की क्या मजबूरी है, और जब एटम किसी दूसरे एटम के साथ जुड़ता है तो क्यों जुड़ता है, और जुड़ता है तो क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, है ना। एनर्जी रिलीज होगी, नया बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, नई तरह की प्रॉपर्टी लेकर आएगा, है ना। स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, सिस्टम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये बेसिक चीजें इतनी ज्यादा इसमें हम लोग देखने वाले हैं जिससे आपका पूरा बेसिक पूरा पूरा केमिस्ट्री का एकदम बेसिक क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं क्या और क्यों कोई भी एटम बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, दूसरे से जुड़ता है, तो उसका शेप किस तरह से होगा, किस तरह से एक एटम का ऑर्बिट दूसरे एटम के ऑर्बिट से जुड़ेगा, किस तरह का ओवरलैपिंग होगा, किस तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कितना बड़ा बॉन्ड होगा, कितने बड़े बॉन्ड लेंथ, मतलब उसे कितना बड़ा बॉन्ड होगा, कितनी बॉन्ड एनर्जी होगी। बहुत सारी बेसिक बेसिक टॉपिक्स इसमें हम लोग लेक्चर में देखेंगे। और ये ऐसा टॉपिक है जो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपको पूरी केमिस्ट्री समझ में आने के लिए, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको, और अच्छे से देखते हैं इस चैप्टर को, और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का लेक्चर ये वाला। तो देखिए एकदम अच्छे से, मज़ा आएगा वो, है ना। हम लोग स्लाइड स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है बच्चे? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। आपको पता है, इसके पीछे की वजह मैं बता चुका हूँ कि कोई एटम क्यों बॉन्ड का फॉर्मेशन, केमिकल बॉन्डिंग क्यों होती है, बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों होता है, और उसके बाद मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो कैसे हमें समझाएगा चैप्टर को, क्या इसके पीछे का थीम है, सारी चीजें हम लोग देखते हैं। तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं पेन सेलेक्ट कर लिया हूँ। चैप्टर का नाम है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पार्ट वन। ये पार्ट वन है, केमिकल बॉन्डिंग होगा क्यों, बेसिक चीजें, बहुत बेसिक ये लेक्चर है हमारा, इंट्रोडक्शन है एक तरह का केमिकल बॉन्डिंग का। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए दो लोग हाथ मिला रहे हैं, दो लोग मान लीजिए एक है, ऐसे हाथ मिला रहे हैं। तो हाथ मिलाने का क्या मतलब हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है ना। ये क्या हो रहा है, बेसिकली बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। आप खींच रहे हैं, देखिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्या होता है, सारी चीजें देखेंगे हम लोग। तो स्ट्रॉन्ग शेक हैंड इंडिकेट्स स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है। जैसे मान लो सोडियम आयन और क्लोरीन आयन है, सोडियम पॉजिटिव होता है, क्लोरीन नेगेटिव होता है, ये आपस में जुड़ेंगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और इस तरह के बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, ठीक है ना। ये NaCl बनता है, आपको पता है कि NaCl का यूज कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। तो Na और Cl मिलके कुछ इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे थे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि ये सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है और ये क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों मिलके एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्यों बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ये आगे हम लोग देखेंगे। बॉन्ड फॉर्मेशन होने से क्या असर पड़ता है दोनों एटम पे इंडिविजुअली, और साथ में मिलते हैं तो क्या असर होता है, ठीक है। समझ में आया बात? चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ओके, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, पाई सॉरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे। पी और पी ऑर्बिटल सोडियम के और क्लोरीन के आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है ना। सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। इसे हेड ऑन कोलिजन बोल सकते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग बोल सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि कब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कब सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, क्या शर्त होती है सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन की, और क्या शर्त होती है पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक प्लेन है, प्लेन ये हमारा प्लेन इसे बोलते हैं, आगे देखेंगे कौन सा प्लेन है, नोडल प्लेन है, कौन सा प्लेन है, दुनिया भर के प्लेन्स होते हैं। एक एबव और दूसरा बिलो है ना।
ये ऑर्बिटल जो हैं, जो हम प्लेन जिसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं उस प्लेन के अबव और बिलो है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इसे बोलते हैं वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया है। ठीक है ना, और इस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पाई बॉन्ड। ठीक है, क्या बॉन्ड होता है? पाई बॉन्ड। यहाँ पे भी पी और पी ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन। मैटर इज मेड अप ऑफ सिमिलर आर डिफरेंट एलिमेंट्स आर सब्सटेंसेस। जो मैटर होता है वो डिफरेंट तरह के या सिमिलर नेचर के एलिमेंट से मिलके बनता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन गैस हो गया, नाइट्रोजन गैस हो गया। ठीक है ना, ये सारे के सारे क्या हैं? सेम नेचर के एलिमेंट्स हैं जो मिलके क्या बनाएंगे? मैटर बनाएंगे। और डिफरेंट नेचर के, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और वाटर के मॉलिक्यूल हो गए। ठीक है ना, ये डिफरेंट नेचर के सब्सटेंसेस हैं या एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, सब्सटेंसेस या सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ सेम एटम इज कॉल्ड एन एलिमेंट। एलिमेंट किसे आप कहते हैं? आप एलिमेंट किसे कहेंगे? ऐसे सब्सटेंस जिसके पास सेम एटम हो। जैसे एलिमेंट क्या हो गया? H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं भैया? ये सारे के सारे एलिमेंट हैं। बात समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। व्हाट इज एन एटम? एटम का डिफिनीशन क्या है जरा देखते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच मे और मे नॉट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। समझिएगा ध्यान से। किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो कि एग्जिस्ट कर सकता है या विच मे और मे नॉट हैज इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, जो उसका इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट टेक्स पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एन एटम। लेकिन केमिकल रिएक्शंस जितने होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करता है, उसे एटम बोलते हैं। इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना? समझ में आ रहा है? तो दैट इज नोन एज एटम। किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज नोन एज एटम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटम इज ए बेसिक यूनिट ऑफ मैटर दैट कंसिस्ट ऑफ ए न्यूक्लियस सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं अपने अपने ऑर्बिट में, और ये टोटल मिलके क्या बनाते हैं? एक एटम का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि किसी भी मैटर का बेसिक ब्लॉक होता है, बेसिक यूनिट होता है। ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एक्सेप्ट इन केस ऑफ नोबल गैसेस। बहुत सारे एटम ऐसे हैं जो अकेले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, जिनको साथ में कोई ना कोई एटम जुड़ना जरूरी होता है। लेकिन पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस ऐसे गैसेस हैं जो इंडिविजुअल एटम एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इसके पीछे की स्टोरी क्या है, आगे हम लोग देखेंगे। अभी हमारा वो डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। ठीक है, चलिए। जैसे देखिए हमने बताया पीछे कि इलेक्ट्रॉन जो होता है अपने ऑर्बिट में क्या करता है? न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाता है। केमिस्ट्री जनरली ये डिस्क्राइब नहीं करता है कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं किसी भी एटम में, वो अपने अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। ये आप पढ़ते हैं फिजिक्स में, पार्टिकल फिजिक्स जब पढ़ाया जाता है। बेसिकली एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन हो गया या प्रोटॉन हो गया या न्यूट्रॉन हो गया, सारे के सारे अपने अपने ऑर्बिट में क्या करते हैं? एक कॉमन सेंटर ऑफ मास के अबाउट चक्कर लगाते हैं। कॉमन सेंटर ऑफ मास। व्हाट इज सेंटर ऑफ मास? सर सेंटर ऑफ मास क्या होता है? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा इमेजिनरी पॉइंट होता है जिसमें माना जाता है कि सारे के सारे मास इंटायर एटम के कंसेंट्रेटेड हो। चाहे इलेक्ट्रॉन का मास हो गया, चाहे प्रोटॉन का, चाहे न्यूट्रॉन का सारा मास एक पॉइंट पे रखा हुआ हो, और उस पॉइंट के चारों ओर ये जो भी पार्टिकल्स हैं क्या कर रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है ना, तो दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ मास, और इमेजिनरी पॉइंट होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रियलिटी में ऐसा कोई पॉइंट एग्जिस्ट करता है, इमेजिनरी पॉइंट होता है। ठीक है ना, और उसी इमेजिनरी पॉइंट पे जनरली हम लोग मानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि m इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास ऑफ द एटम
इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, m इंटू जी उसी पे एक्ट करता है। ठीक है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे क्या है मुद्दा, कैसे सारी चीजें चलती हैं, क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज ए मॉलिक्यूल? किसी ने आपसे पूछ लिया भैया एटम आपको पता चल गया, एलिमेंट आपको पता चल गया, लेकिन मॉलिक्यूल क्या होता है कि बता दीजिए। तो देखिए इसके दो डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। देखते हैं पहला डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच इंडिपेंडेंट existence with independent existence, smallest particle of matter with independent existence is called a molecule। किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसका एग्जिस्टेंस इंडिविजुअली होता है, जो अकेले रह सकता है, उसे हम लोग मॉलिक्यूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसे भी यहाँ नाम दिया गया है स्मॉलेस्ट पार्टिकल। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि एटम भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल था इसका, मैटर का, लेकिन वहां पे लिखा हुआ था एक वर्ड विथ आर विदाउट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, एटम के केस में लिखा था, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा विथ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, यानी कि इसका एग्जिस्टेंस अकेले है, इसलिए इसका नाम रखा गया है मॉलिक्यूल। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, H2 हो गया, N2 हो गया, है ना, समझ में आया, Cl2 हो गया, F2 हो गया, ये सारे के सारे क्या हैं, इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है ना, ये सारे के सारे इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये इसका दूसरा डेफिनेशन है कि मॉलिक्यूल को और कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं। एक ग्रुप ऑफ एटम एग्जिस्टिंग as one species having same properties is known as molecule। ऐसे ग्रुप ऑफ स्पीसीज, है ना, या ऐसे स्पीसीज जिनका सेम प्रॉपर्टी हो, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम जो एग्जिस्टिंग एज वन स्पीसीज, जिनका नेचर जो हो सेम प्रॉपर्टी वाला हो, उसे बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं। A molecule may have similar or different atoms combined together। जैसे मैंने बताया H2, जैसे मैंने बताया आपको N2, जैसे मैंने बताया Cl2, है ना, Cl2, जैसे मैंने बताया क्या है, O2 है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या हैं, सिमिलर नेचर के एटम कंबाइन होते हैं, जिसे मॉलिक्यूल बोलते हैं। या इसका एग्जांपल बेस्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया, वाटर के मॉलिक्यूल हो गए H2O हो गया। ठीक है ना, ये सारे के सारे NaCl आपने पीछे देखा है पहले ही। ठीक है, ये डिफरेंट एटम से मिलके बने होते हैं, इन्हें भी मॉलिक्यूल कहते हैं। बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चा। चलिए एग्जाम्पल में जो हमने बताया, देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन मिल गया, तो दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाया। ये डिफरेंट नेचर के हैं लेकिन मॉलिक्यूल हैं। इसी तरह से इथेन जिसे आप कह सकते हैं, दो कार्बन एटम और 6 हाइड्रोजन मिलके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, जिसको इथेन बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए व्हाट इज ए केमिकल बॉन्ड? भैया केमिकल बॉन्ड क्या होता है? हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। केमिस्ट्री में क्या पढ़ने जा रहे हैं भैया, दो एटम या डिफरेंट नेचर के एटम या सेम नेचर के एटम आपस में कैसे मिलेंगे, किस शर्त पे मिलेंगे, और मिलेंगे तो क्या होगा, दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड, है ना। और उस स्ट्रक्चर बनेगा तो कैसा बनेगा, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। चलो, the force of attraction which hold various constituents। वेरियस constituents कौन कौन है भैया, एटम है, मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं, etc। ये वेरियस constituents हैं जो कि अट्रैक्ट, क्या होता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स, जो वेरियस कंस्टिट्यूएंट एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को एक साथ रख सके, उसे टुगेदर इन डिफरेंट केमिकल स्पेसीज इज कॉल्ड ए केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड का डेफिनेशन बहुत प्यारा है यहाँ पे, ठीक है ना।
द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्या है भैया? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट, चाहे एटम्स हो गए, चाहे मॉलिक्यूल्स हो गए, चाहे आयंस हो गए, इनको एक साथ रखने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है डिफरेंट केमिकल स्पीसीज के बीच में, दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड, दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। याद रहेगा आपको? समझ में आया आपको? क्लियर है बच्चा लोग? डाउट होगा तो धीरे धीरे इस चीज को एक बार और देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा आपका। आपको एहसास हो जाएगा कि यार इतनी आसान भाषा में हम केमिस्ट्री सीख रहे हैं, है ना? क्योंकि आप फिजिकल हमारे साथ नहीं हो, तो इस चीज को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत मजा आएगा आगे, जैसे जैसे टॉपिक आगे बढ़ेगा बहुत इंटरटेनमेंट होगा केमिस्ट्री में हम लोग का। ठीक है ना? एग्जाम्पल में देख लीजिए, वाटर के मॉलिक्यूल या इथेन के मॉलिक्यूल, फिर से ये सब क्या है भैया? डिफरेंट स्पीसीज हैं, इनके बीच में ये जो बन रहा है ये हमारा कहलाता है क्या? बॉन्ड कहलाता है। ये क्या है? ये कार्बन कार्बन के बीच में, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, दैट इज नोन एज, ये जो रेड लाइन आपको मैं खींचता हुआ नजर आ रहा हूँ, दैट इज नोन एज केमिकल बॉन्ड। ये क्या है भैया? केमिकल बॉन्ड है। ठीक है ना? यही आपका केमिकल बॉन्ड है। समझ में आया बच्चा? ओए बच्चा, चलो ठीक है, समझ में आ गया होगा मुझे जहां तक लगता है। ठीक है, अब सवाल ये उठता है हमारे सामने कि भैया दो एटम मिलके मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, किस वजह से? जैसे स्टार्टिंग में मैंने शुरू किया था तो बताया था कि कोई भी एटम दूसरे एटम से क्यों मिले, अपनी आजादी छोड़ के दूसरे के साथ हम क्यों जाएं जुड़ने? भैया हम तो अकेले अच्छे हैं ना, हमारा तो मनोरंजन हो रहा है, हम तो अकेले अच्छे हैं, हम दूसरे के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम नहीं जुड़ेंगे क्या कर लेंगे आप? भैया ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पे क्या होगा? आपको जुड़ना पड़ेगा, दूसरे के साथ मिलना पड़ेगा, तभी इस दुनिया में आप जी पाएंगे, तभी आपका एग्जिस्टेंस है, अदरवाइज आपका एग्जिस्टेंस नहीं है। समझ में आया? जैसे अब हमें इसके पीछे की वजह जाननी है कि कोई भी एटम कंबाइन होके मॉलिक्यूल क्यों बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टू अटेन स्टेबिलिटी, पहली खास वजह है भैया, स्टेबल होने के लिए आपको दूसरे के साथ क्या होता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन करना जरूरी है। टू अटेन स्टेबिलिटी, पहली रिक्वायरमेंट क्या हुई एटम की? स्टेबिलिटी को अटेन करने की। दूसरी जो सवाल हमारे मन में आया, अच्छा अटेन स्टेबिलिटी, हाउ टू अटेन स्टेबिलिटी, क्या होता है भैया, क्यों हम स्टेबल हो जाएंगे, दूसरे के साथ मिल जाएंगे? बच्चा लोग थोड़ा सा प्यास लगी है, पानी पी लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम, जब एटम दूसरे एटम से, एक एटम दूसरे एटम से जुड़ता है तो अपनी एनर्जी को लूज करता है, कम करता है। क्या करता है? अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को कम करता है। ऊर्जा कम होने से क्या होता है? सिस्टम जो बनाता है, जो एटम मिलके सिस्टम बनाएगा ना, दो सिस्टम किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक एटम मिलके जब कोई भी चीज बनाते हैं तो उसे सिस्टम बोल देते हैं। ठीक है ना? वो चाहे डिफरेंट नेचर के एटम हो चाहे सेम नेचर के एटम हो, तो सिस्टम बन जाता है। अब सिस्टम बनाने के लिए एनर्जी क्या करनी होती है? लूज करनी पड़ती है। जैसे मान लो आपको एक घर में रहना है, एक कमरा आपने लिया, दो अलग अलग नेचर के व्यक्ति अगर उसमें रह रहे हैं तो दोनों को मिलजुल के अपने गुस्से पे कंट्रोल करके अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करके अगर साथ में रहते हैं तब वो आराम से रह लेते हैं उस कमरे में। अदरवाइज अगर दोनों गुस्से में रहेंगे, दोनों रोज बवाल करेंगे, दोनों की एनर्जी हाई रहेगी तो कमरे में रह नहीं पाएंगे। आई होप ये बात आपको जल्दी समझ में आएगा। ठीक है ना? इसीलिए मैंने ये छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया। अच्छा, by decreasing the energy content of the system और by attaining, क्या है भैया? अटेन करना होता है ऑक्टेट कन्फिगरेशन। ऑक्टेट कन्फिगरेशन का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन बाहरी सेल में जब हो जाते हैं तो एज ए नोबल गैस, जो नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस का कन्फिगरेशन होता है आगे हम लोग देखेंगे, वो अचीव हो जाता है जिससे एटम क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। बात समझ में आ रहा है भैया? तो दो ऐसी वजह है
जिसकी स्टेबिलिटी से लेना देना है। स्टेबल कैसे हो सकते हैं? बाय डिक्रीजिंग द एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम एंड बाय अटेनिंग ऑक्टेट कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना? तो ये स्टेबिलिटी गेन कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया, और बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बात आप अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। चलिए, ऑल एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल एक्सेप्ट नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्यों नहीं कंबाइन होते? मैंने अभी बातों बातों में बता दिया था, क्योंकि उनका पेट क्या होता है? भरा होता है। उनके आउटर मोस्ट शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी होते हैं, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे से भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए वो स्टेबल हैं। ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट जो इनर्ट या नोबल गैसेस की कैटेगरी में नहीं है, उनका ऑक्टेट यानी कि उनका बाहरी कक्ष क्या होता है? फुल नहीं होता है, जिसकी वजह से उनके पास मजबूरी होती है अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। वो दूसरे से सहयोग लेते हैं, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन का, या लेन देन करते हैं, जिससे वो स्टेबल हो जाते हैं। बात समझ में आया? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सारे के सारे कैसे हैं? नोबल गैसेस हैं, जिनके आउटर मोस्ट शेल में या तो 2 या तो 8 इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आया? इसीलिए इन्हें बोला जाता है नोबल गैसेस। जिस नोबल का मतलब क्या हो गया कि भैया इनसे किसी का लेना देना नहीं है, ये अपने आप में मस्त है। ठीक है ना? noble gases are inert gases neither chemically combine with any other element nor among themselves due to stable octet configuration। ध्यान से सुनिएगा, ये ना तो दूसरे से जुड़ना चाहते हैं और ना ही खुद से ही जुड़ के, मतलब एक एटम और जुड़ के, मतलब He2 नहीं बनाएंगे, Ne2 नहीं होगा, आर्गन का 2 एटम एक साथ नहीं दिखेगा आपको, क्रिप्टन का नहीं दिखेगा, जेनॉन का नहीं दिखेगा, रेडॉन का नहीं दिखेगा। ना खुद से बनाएंगे और ना ही दूसरे से बनाएंगे, है ना? ये रिजिड है। ठीक है ना? ये जनरली रिजिड हैं अपने बात को, ये स्टेबल अपने आप में, इसलिए इनको कंबाइन होने की ज्यादा जरूरत नहीं होती। देखिए यहाँ पे लिखा है नाइदर केमिकली कंबाइन विद एनी अदर एलिमेंट नार एमंग देमसेल्फ। मतलब ना दूसरे से जुड़ेंगे ना खुद से जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ते हैं? ड्यू टू स्टेबल ऑक्टेट कन्फिगरेशन। इनका पेट पहले से भरा होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, और इन सारे सबके आगे भी देखेंगे आप लोग तो आपको समझ में आएगा, इन सबके आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे से कंबाइन होना चाहते ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है भैया। काहे जुड़ेंगे दूसरे से? आवश्यकता ही नहीं है यार, काहे जुड़े हम दूसरे से? बात करते हैं आप। हाँ, जरूरत होगी तब जुड़ेंगे, नहीं जरूरत है तो नहीं जुड़ेंगे। क्यों जुड़े सर जी? नहीं जुड़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं। और क्या है भैया? एक्सपेरिमेंटली इट हैज बीन फाउंड दैट मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू attractive force is more than the new repulsive forces। जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होंगे उनका मैग्नीट्यूड कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ज्यादा होता है रिपल्सिव फोर्सेस से। इस वजह से जब एटम एक दूसरे से कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चा? ज्यादा होती है। उनकी स्टेबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। बात समझ में आ रहा है? ओके, आगे वाली बात समझते हैं। एज ए रिजल्ट टू एटम्स अप्रोचेज ईच अदर। अप्रोच लगाएंगे भैया, एक दूसरे की तरफ हाथ मिलाने की कोशिश करेंगे, आ जाओ जुड़ते हैं एक साथ। जैसे जैसे दोनों 2 एटम एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, अपनी अपनी पोटेंशियल एनर्जी घटाते हैं। क्या घटाते हैं भैया? अगर हम गुस्से में हैं और तुम भी गुस्से में हो, अगर साथ में जुड़ना है तो भैया गुस्सा कम करो। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? एक तरह का गुस्सा होता है। जैसे हमारे अंदर गुस्सा होता है, ऐसे ही किसी भी सिस्टम के अंदर पोटेंशियल एनर्जी हम एनर्जी से समझते हैं भैया, कि भैया अगर कोई शांत है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या है? कम है। और जितना कम पोटेंशियल एनर्जी होता है कोई भी सिस्टम, उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। कम से कम पोटेंशियल एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी। याद रखिए, कम से कम पोटेंशियल एनर्जी, ज्यादा से ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अल्टीमेटली a stage is reached where the net force of attraction balances the force of repulsion। भैया जितना रिपल्सन होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, उतना अट्रैक्शन होने लगता है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में,
जिसकी वजह से सिस्टम के पास क्या होता है, नेट फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है ना, और सिस्टम के पास मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हो जाता है, और इस तरह से सिस्टम आपका क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चा, स्टेबल हो जाता है। आई होप थोड़ी थोड़ी लेकिन बहुत अच्छे से मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। For example, energy is released when a bond is formed between two hydrogen atoms. The hydrogen molecule is more stable than that of isolated hydrogen atom. हाइड्रोजन एटम अलग अलग जब रहेगा, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन दूर दूर मान लीजिए हैं, उनके पास अभी एनर्जी ज्यादा है, लेकिन अगर इनको मिलके H2 बनाना है, आपस में जुड़ना है, तो जो इनके पास एनर्जी है उसको ये क्या करेंगे, मिनिमाइज करेंगे, तब ये मिल जाएंगे, तब ये भिखारी वाले कंडीशन में आएंगे। भैया जिसके पास ज्यादा पैसा रहता है वो क्या होता है, दबंगई दिखाता है ना, जिसके पास ज्यादा पावर होगा कहाँ चाहेगा छोटे आदमी से मिलना, ठीक है ना। तो अगर छोटे आदमी से मिलना है तो उसको अपनी एनर्जी अपनी औकात घटानी पड़ेगी, भैया शांत रहना पड़ेगा, नहीं भौकाल में रहना पड़ेगा, तभी तो दूसरे आदमी से मिलेगा। नहीं तो क्या करेगा, अपनी औकात दिखाएगा, भाई भैया देखो हमारी औकात ये है, तो सामने वाला काहे मिलेगा, है ना। आपके सामने अगर कोई अकड़ दिखाएगा तो आप मिलेंगे नहीं ना। आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे कि भैया काश ये थोड़ा सा तमीजदार होता, काश इसके अंदर ईगो नहीं होता, तो हम लोग मिलते इससे, ठीक है। चलिए, द एनर्जी रिलीज इज 43,508 जूल। सोचिए भैया, 43,508 जूल का एनर्जी खर्च होता है। खर्च होने का मतलब रिलीज होता है जब एक हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, बनता है। जब H2 मॉलिक्यूल बनता है, कौन सा मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल बनता है, तो इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ है, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ है ना। ये दोनों मिलके अपनी टोटल कितनी एनर्जी घटाते हैं, कितनी एनर्जी निकालते हैं अपने आप से, ये 43,508 जूल की एनर्जी क्या करते हैं बच्चा, रिलीज करते हैं। तब जाके ये एक मॉलिक्यूल बनता है, या एक मोल मॉलिक्यूल बनता है, किसका, H2 का, किसका, H2 का। हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, एक मोल जब बनेगा, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल जब एक मोल बनता है, तो 43,508 जूल की एनर्जी रिलीज होती है। समझ में आया। यानी कि अगर हम हाइड्रोजन का एक मोल ले लें, हाइड्रोजन गैस का एक मोल ले लें, कितना, एक मोल H2 ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एक मोल, एक मोल H2 का ले लीजिए, और इसको आप ब्रेक करिए सिंपल हाइड्रोजन, आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम में, तो किसी ने पूछा कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी बाहर से, तो जब ये मिल रहा था, जब ये H2 बन रहा था एक मोल का, तो इसने निकाला कितना था, 43,508 जूल की एनर्जी इसने रिलीज करा था। तो अगर यही एनर्जी आप दोबारा इसको दे देंगे, इसको, एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को, एक मोल मॉलिक्यूल को 43,508 जूल की एनर्जी आप दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। और यही केमिस्ट्री में आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, या फिजिक्स में स्ट्रक्चर ऑफ एटम जब पढ़ाया जाएगा, तो 43,508 जूल की जो ये एनर्जी एक मोल की है, यही आपकी बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है। कौन सी एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी कहलाती है, याद रखिएगा, बड़े काम की चीज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कंबाइन होगा, या हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा, तो कैसे हाइड्रोजन, जैसे देखिए जब दूर दूर रहते हैं, पास पास आना होता है तो अपनी एनर्जी रिलीज करनी होती है, पास पास आएंगे तो आप अपनी एनर्जी क्या करेंगे, कम करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको पास पास आना है तो पहले ज्यादा एनर्जी से आपको एनर्जी निकालनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। तो ये जो आपको अभी एक ग्राफ में दिखाने जा रहा हूँ, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस या डिस्टेंस और पोटेंशियल एनर्जी के बीच में, है ना। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस पिकोमीटर में है, पिकोमीटर का मतलब होता है क्या, 10⁻⁻12 मीटर के ऑर्डर का ये डिस्टेंस होगा, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी किसमें रखेंगे, किलो जूल पर मोल में, किसमें, किलो जूल पर मोल में रखेंगे, है ना। तो इसके बीच में अगर एक ग्राफ ड्रा करें हम,
कौन से मॉलिक्यूल के लिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए। देखिए कैसे बनेगा, हाइड्रोजन के अलग अलग एटम हो गए, ठीक है। और ये हमने ओरिजिन वाला रेफरेंस लाइन, ये आपका ओरिजिन है, ये क्या है आपका ओरिजिन है, जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल देखिए कंबाइन हो रहे हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या हो रहा है, अपनी अपनी एनर्जी अभी डिक्रीज कर रहा है। हाइड्रोजन का एटम क्या कर रहा है, एनर्जी डिक्रीज करके देखिए नीचे आया है। ग्राफ चाहे तो एक बार आप फिर से देखिए कैसे कैसे ग्राफ कैसे मूव कर रहा है। जैसे जैसे डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल टू एटम घट रहा है, वैसे वैसे एनर्जी देखिए रिलीज होती जा रही है, यानी कि घटती जा रही है सिस्टम की एनर्जी। और यहाँ पे हमें क्या मिल गया, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मिल गया, है ना। ये मैक्सिमम ओवरलैप हो रहा है इस पर्टिकुलर टाइम पे आके, है ना। और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस जो है, एक एटम हाइड्रोजन का दूसरे एटम हाइड्रोजन, यानी कि दोनों हाइड्रोजन के सेंटर ऑफ मास से अगर डिस्टेंस निकले तो 74 पिकोमीटर, यानी कि 74 गुणे 10 पे पावर -12 मीटर का गैप आएगा अगर हाइड्रोजन के बीच में, तो मैक्सिमम ओवरलैप होगा। और ऐसा करने के लिए हाइड्रोजन एटम को मिलके, दोनों हाइड्रोजन को कितनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ेगी, देखिए 43,006 यहाँ पे लिख दिया गया है, 508 पीछे हमने देखा था। तो 400 मतलब 436 किलो जूल पर मोल एनर्जी यहाँ पे देखिए इसको रिलीज करना पड़ा। ये माइनस साइन बताता है कि रिलीज करना पड़ा हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को, ठीक है ना, सॉरी हाइड्रोजन एटम को, ठीक है। अब देखिए अलग अलग जब हाइड्रोजन निकालेंगे आप, अलग अलग हाइड्रोजन डिस्टेंस बढ़ाएंगे, तो देखिए ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर बढ़ेगी तो फिर से H2 से H बन जाएंगे, ये H बन रहे हैं, तो धीरे धीरे इनकी एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। समझ में आया भैया। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस के बीच में हमने क्या देखा, एक ग्राफ देखा, बहुत ही प्यारा ग्राफ है और ये आपको काफी कुछ समझा रहा है। इस चीज को ध्यान से देखिएगा और जैसे मैंने जो समझाया उसको ध्यान से एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, ताकि ये बात समझ में आ जाए। पीछे करके देख लीजिएगा, आराम से देखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ छोटे छोटे सवाल हम देखेंगे। मैटर इज मेड अप ऑफ टाइप ऑफ एलिमेंट, मैटर किन तरह के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइप ऑफ एलिमेंट्स। देखिए भैया, सेम टाइप ऑफ एलिमेंट या डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट। भैया सेम तरह के भी एलिमेंट हो सकते हैं और डिफरेंट तरह के भी, डिफरेंट नेचर के भी एलिमेंट मिलके मैटर का फॉर्मेशन करते हैं। बोथ ए एंड बी, मुझे जहां तक लग रहा है बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, ठीक है ना। समझ में आया भैया ये सवाल। मैटर इज मेड अप ऑफ सेम एंड डिफरेंट तरह के, जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलके एक H2 बना लिए, और H2 कई सारे हो गए, कई सारे मॉलिक्यूल आ गए तो मैटर बन जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कई सारे एटम डिफरेंट नेचर के मिल गए, है ना, कई सारे एलिमेंट मिलके क्या करें, कार्बन डाइऑक्साइड बना लिए। ढेर सारा बनाना है, ढेर सारा मोल ले लीजिए, बन जाएगा मैटर, ठीक है ना। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। सर जी मजा आ गया, इतना सब पढ़ाना, इतना सब पढ़ना और इतना बेसिक से पढ़ना बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बुद्धि खोल देता है हर एक बच्चे का कि एटम हो या मॉलिक्यूल हो क्या होता है, और क्यों कोई भी एटम इसी से जुड़ के केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। तो ये सारे, ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है ये सब हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे। व्हाट इज एन एटम, क्या होता है भैया एक एटम, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ मैटर, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर, अननोन पार्ट ऑफ मैटर, इनफाइनाइट पार्ट ऑफ मैटर। देखिए भैया, मैटर का सबसे बेसिक क्या यूनिट है, क्या यूनिट है, एटम। तो एटम क्या होता है, बेसिक यूनिट ऑफ मैटर होता है, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। चलिए अगला सवाल, हाउ एन एटम कंबाइंस टू फॉर्म ए मॉलिक्यूल, कैसे एटम्स कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल बनाते हैं, है ना। तो देखिए बाय इंक्रीजिंग एनर्जी, बाय डिक्रीजिंग एनर्जी, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एनर्जी, वी कैन नॉट से। अच्छा आप बताओ,
अगर आप एनर्जी अपनी बढ़ाओगे तो क्या कभी किसी से जुड़ना चाहोगे? कोई आपसे जुड़ेगा नहीं ना, ठीक है। अगर आप अपनी एनर्जी घटाओगे तभी तो आराम से रह पाओगे किसी और के साथ, अपने गुस्से पे कंट्रोल करेंगे तभी तो रह पाएंगे भैया दूसरे के साथ। हम्म, सही बात बोले सर। एनर्जी घटाएंगे, गुस्सा कंट्रोल करेंगे तभी तो रहेंगे सही से दूसरे के साथ। आप भी गुस्से में रहेंगे, सामने वाला भी गुस्से में रहेगा, कैसे काम बनेगा? नहीं बनेगा। हाँ, तो इसका आंसर क्या है बच्चों? बाय डिक्रीजिंग एनर्जी। चलिए अगला एक सवाल और है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म मॉलिक्यूल? हेलोजन्स, चाल्कोजेंस, एल्कली मेटल्स, नोबल गैसेस। भैया नोबल गैसेस। कौन सा गैसेस? नोबल गैसेस। जिसका पेट पहले से भरा रहेगा वो कहाँ मॉलिक्यूल बनाएगा? बनाएगा क्या? नहीं बनाएगा ना। तो नोबल गैसेस करेक्ट आंसर। ठीक है भैया। अब इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पार्ट टू, इसी लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग पार्ट टू का। समझ में आ रहा है? ओके सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट देख लेते हैं। वाई नोबल गैसेस आर इनर्ट इन नेचर? मैंने बता दिया कि नोबल गैसेस इनर्ट क्यों होते हैं, क्योंकि उनका पेट पहले से भरा होता है, ऑक्टेट उनका पहले से फुलफिल होता है, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए उतने होते हैं। चलिए इस बार और देख लेते हैं। बिकॉज दियर आउटर मोस्ट सेल हैज 2 or 8 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, इसीलिए उनको बोलते हैं इनर्ट इन नेचर। यानी कि इनर्ट का मतलब होता है जो दूसरे के साथ कोई रिएक्शन ना दे। एलिमेंट देख लीजिए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, है ना। एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54 और 86। आप देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, ये 2 है, ये 8 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 है। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं भैया देख लीजिए। ठीक है, 2 या 8, 8 है। तो भैया जिसका पहले से पेट भरा होगा वो कहाँ है दूसरे के साथ जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा ना। तो इसलिए इनर्ट होते हैं नेचर में, इसलिए ये किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं। बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब कुछ बता दिए हैं जो भी यहाँ पे आ रहा है। ठीक, चलिए। वाई मॉलिक्यूल आर मोर स्टेबल देन इंडिविजुअल एटम? इसके पीछे की वजह भी मैं बता चुका हूँ आपको। बिकॉज ऑफ लो एनर्जी, बिकॉज ऑफ हाई स्टेबिलिटी, है ना। लो एनर्जी रहेगा, लो पोटेंशियल एनर्जी रहेगा, क्लियर है, और उनका ऑक्टेट पूरा रहेगा, तो इसलिए ज्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है ना। बिकॉज दे पोसेसेस लेस एनर्जी, बिल्कुल सही बात। हाउ डू एटम कंबाइन? कैसे एटम कंबाइन होते हैं? एटम्स कंबाइन टुगेदर इन ऑर्डर टू कंप्लीट दियर रिस्पेक्टिव ऑक्टेट सो एज टू एक्वायर स्टेबल इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये सारे के सारे एटम, जितने भी नोबल गैसेस या इनर्ट गैसेस को छोड़ के जितने भी पीरियोडिक टेबल में एटम्स हैं या एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे क्या चाहते हैं कि उनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। सारे के सारे कैसे बनना चाहते हैं? इनर्ट पेयर, सॉरी इनर्ट गैसेस की तरह रहना चाहते हैं, नोबल गैसेस की तरह बनना चाहते हैं। जिसकी वजह से वो क्या करते हैं? कंबाइन करते हैं, दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हैं। समझ में आया? और इसी वजह से केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। Why do certain atoms combine while certain other do not? ऐसा क्यों होता है कि कुछ कंबाइन होते हैं कुछ कंबाइन नहीं होते हैं? Why do atoms possesses only certain combination? कुछ ही कंबाइन हो सकते हैं, कुछ ही लोगों के साथ जुड़ते हैं, है ना। ये आपके मन में सवाल आना चाहिए। तीसरा सवाल आपके मन में क्या आना चाहिए? Why do molecule possess definite shapes? ऐसा क्या होता है कि सबका अपना अपना एक डेफिनेट शेप होता है ना। तो इन सारे सवालों का जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेगा और डेफिनेटली मिलेगा। इसके पीछे की वजह क्या है आगे हम लोग देखेंगे। टू आंसर दीज क्वेश्चंस डिफरेंट थ्योरीज हैव बीन गिवन फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जितने भी 3 सवाल हैं, 3 सवाल मेन है, यही आपको याद रखना इस चैप्टर में कि भैया क्यों एटम्स कंबाइन होते हैं। कुछ ही एटम कंबाइन होते हैं और कुछ सर्टेन कॉम्बिनेशन ही प्रोसेस करते हैं, कुछ बनाते हैं, और कुछ सर्टेन डिफिनिट शेप में ही क्यों काम करते हैं।
अदर शेप क्यों नहीं बनाते हैं। तो ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जिन पे हम लोग इंटायर इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, केमिकल बॉन्ड में और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में। ठीक है भैया, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ प्यारे प्यारे सवाल आएंगे। नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन द नोबल गैसेस इज। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हमने देखे, 2 और 8। तो आंसर हमारा 2 होगा और 8 होगा। ठीक है, 18 तो नहीं है, आइदर 2 और 8। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट। समझ में आया। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं नोबल गैसेस के, 2 या 8। चलिए, आइदर 2 और 8। ठीक है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एक केमिकल बॉन्ड क्या होता है, एनर्जी कंटेंट इंक्रीज करता है, एनर्जी कंटेंट रिमेन सेम होता है, एनर्जी कंटेंट डिक्रीज करता है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए केमिकल बॉन्ड एनर्जी कंटेंट डिक्रीज करता है। भैया एटम, दो गुस्से वाले लोग अपने गुस्से पे कंट्रोल करेंगे तभी तो जुड़ेंगे एक साथ। तो एनर्जी क्या होगा बच्चा, डिक्रीज होगा। एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। एनर्जी चेंज कैन नॉट बी नोन, ये कौन सी बकवास है भैया, चौथा ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, एनर्जी कंटेंट डिक्रीज करेगा। ठीक है, थैंक यू भैया। आपने इंट्रोडक्शन देख लिया केमिकल बॉन्ड का, और जितना आपने देखा है चाहिए तो एक बार और इसको रिवीजन करके देख लीजिए। आप कुछ भी ना पढ़िए, बस आराम से वीडियो लेक्चर देखिए और एकदम प्यारे से छोटा मोटा सवाल लगाइए स्टार्टिंग में। धीरे 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 आपका बेस इतना भयानक हो जाएगा कि आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि शुरुआत हमेशा छोटे से होती है। चलिए इसी के साथ मैं ये लेक्चर को फिनिश करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।